राजधानी कीव को मिसाइलों के ताबड़तोड़ हमले से दहलाने के एक दिन बाद ही रूस ने वहां एक और शहर को निशाना बनाया। रूसी सेना की मिसाइलें क्रमनचुक शहर के एक शॉपिंग मॉल पर मौत बनकर बरसी। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के इस हमले में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 60 लोग बुरी तरह घायल हो गए। और क्रमनचुक शहर के शॉपिंग मॉल पर किया गया यह हमला कितना भयानक था, इसकी गवाही वहां से आई तस्वीरों ने दी। रूसी सेना की मिसाइल ने मॉल पर ऐसा कहर बरपाया कि जिसने भी ये खौफनाक मंजर देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वहां का हाल देखकर ऐसा लगा मानो वो मॉल कोई कंक्रीट से बनी बिल्डिंग नहीं बल्कि कागज से बना ढांचा हो। पुतिन की सेना की दागी गई मिसाइल के मॉल से टकराने के बाद वहां ऐसी आग लगी जिसने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। मॉल का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जिसको आग ने अपने घेरे में नहीं लिया। इसके साथ ही वहां से निकलने वाले धुएं ने आसपास के बड़े इलाके को पूरी तरह से ढक लिया। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हमले के बाद शॉपिंग मॉल में लगी आग और भी भीषण होती गई। लेकिन वहां मॉल के बाहर मौजूद सैकड़ों लोगों की भीड़ और दमकल की कुछ गाड़ियां उसे जलते हुए देखने के सिवा कुछ कर ही नहीं पा रही, क्योंकि हर गुजरते मिनट के साथ आग मॉल की एक एक मंजिल को अपनी गिरफ्त में लेती जा रही थी। वहां से आई एक और तस्वीर में मॉल का जो हाल दिखाई दिया वो किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफी था। वहां पूरी की पूरी इमारत आग के गोले में बदली नजर आई। बीच बीच में शीशे के चटकने की आवाजें आती रहीं। भीषण आग की वजह से मॉल की छत और दीवारें टूटकर मलबे में बदलने लगी। हमले की जगह पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किया क्या जाए, क्योंकि यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने मिसाइल से जिस वक्त मॉल पर हमला किया वहां 1000 से ज्यादा लोग मौजूद थे और उनमें कई लोग हमले के बाद मॉल में लगी आग के बीच फंस गए थे, जिन्हें बाहर मौजूद लोग किसी भी तरह बाहर निकाल लेना चाहते थे। लेकिन मॉल में लगी आग इतनी तेजी से फैली कि कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही पूरी बिल्डिंग आग से घिर गई। हालांकि कुछ लोग आग फैलने से पहले ही मॉल से निकल पाने में सफल रहे। ट्विटर पर शेयर किए गए एक वीडियो में हमले के बाद मॉल के अंदर से जान बचाकर निकलता एक आदमी दिखाई दिया। जैसे ही वो मॉल से निकलकर बाहर पहुंचा उसे अपनी जान बच जाने पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि रूस की तरफ से किया गया ये हमला इतना भयानक था कि उसे याद करके भी वहां के लोगों के चेहरे सफेद पड़ते दिखाई दिए। कई घंटों बाद मॉल में लगी आग बुझ गई। इसके बाद हमले की जगह जो हालात दिखाई दिए उन पर यकीन करना मुश्किल था। रूस की मिसाइल के हमले की मार झेलने वाला कई मंजिला मॉल बस कबाड़ का एक ढेर नजर आया। वहां आग बुझने के बाद रेस्क्यू टीम लोहे के पाइपों को काटकर मलबा हटाती दिखाई दी। लेकिन इसमें भी उन्हें कई घंटों का वक्त लगने वाला था, क्योंकि पूरा का पूरा मॉल मिसाइल हमले में धराशायी होकर मलबे का ढेर बन चुका था। क्रमनचुक शहर पर हुए हमले के बाद एक बार फिर यूक्रेन ने रूस पर यह आरोप लगाया कि वो उसके नागरिकों को निशाना बना रहा है, क्योंकि क्रमनचुक शहर पर सोमवार को किए गए हमले से ठीक एक दिन पहले यानी रविवार को रूसी सेना ने राजधानी कीव को निशाना बनाया था। यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि पुतिन की सेना ने कीव पर रविवार की सुबह 14 मिसाइलें दागी थी। उस हमले में एक ऐसी इमारत भी निशाने पर आई जिसमें लोग रहते थे। हमले के बाद 9 मंजिला इमारत की ऊपर की 3 मंजिलें पूरी तरह तहस नहस हो गईं। वहां रह रहे लोग इमारत के अंदर ही फंस गए। मिसाइल हमले की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और उन्होंने राहत बचाव का काम शुरू किया। हमला इतना भयंकर था कि इमारत के मलबे से आसपास मौजूद कारें ढक गईं। और कीव पर हुए बड़े हमले के ठीक एक दिन बाद ही रूस की सेना ने यूक्रेन के एक और शहर को निशाने पर ले लिया। 2 दिनों में 2 शहरों पर हुए भीषण हमलों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को बुरी तरह भड़का दिया, जिसके बाद उन्होंने रूस को एक आतंकी देश तक कह दिया। जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस ऐसे लोगों पर हमले कर रहा है जिनका जंग से कोई लेना देना ही नहीं। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि क्रमनचुक के शॉपिंग मॉल पर हुए हमले में कितने लोग मारे गए इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल। रूस ने कीव से करीब 325 किलोमीटर दूर जिस क्रमनचुक शहर पर हमला किया वो नीपर नदी के किनारे बसा यूक्रेन का बड़ा औद्योगिक शहर है। साथ ही इस शहर में यूक्रेन की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी भी है। यानी रूसी सेना ने यूक्रेन के एक और अहम शहर को निशाना बनाया ताकि जेलेंस्की जंग में जल्द हार मान ले। लेकिन दुनिया भर के देशों से युद्ध में जेलेंस्की को मिल रही मदद के बाद रूस के मंसूबे इतनी आसानी से पूरे हो पाएंगे ऐसा लगता नहीं। जर्मनी में हुई G7 की बैठक में भी रूस के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली, जो कि जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़े हैं। लेकिन G7 बैठक के दौरान ही कीव और क्रमनचुक पर किए गए रूस के हमले ने पुतिन के खिलाफ उनके गुस्से को और भड़का दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने तो G7 के मंच से ही साफ कर दिया कि इन हमलों के बाद उनकी यूक्रेन को दी जाने वाली मदद और बढ़ जाएगी। असल में जेलेंस्की ने कीव पर हुए हमले का जिक्र करते हुए G7 के सदस्य देशों से हथियारों की मांग की थी। इतना ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान ने तो
रूस से सोने के आयात पर प्रतिबंध भी लगा दिया। लेकिन लगता है पुतिन इन प्रतिबंधों और धमकियों की जरा भी परवाह नहीं करते। तभी तो उनकी सेना ने जर्मनी में G7 की बैठक के दौरान ही यूक्रेन के 2 शहरों पर हमला बोल दिया। माना जा रहा है कि इन हमलों के जरिए पुतिन ने ये संदेश देने की कोशिश की कि पश्चिमी देश कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन वो अब यूक्रेन को घुटनों पर लाने तक रुकेंगे नहीं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीतीश कुमार की तारीफ की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने साफ किया कि नीतीश कुमार ही 2025 तक राज्य की कमान संभालेंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग उस मैंडेट को पूरा कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 100 करोड़ की ठगी के आरोप में 2 लोगों को शाहदरा से गिरफ्तार कर लिया। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ले ली। इससे पहले वो तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रॉकेट लॉन्चर से रूस की सेना के हेलीकॉप्टर पर हमले करते दिखाई दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस का वो हेलीकॉप्टर रिहायशी इलाकों पर हमले की फिराक में था, जिसे यूक्रेन के जवान ने रॉकेट से हमला कर तबाह कर दिया। जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूस की सेना का एक हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता दिखाई दिया, जिस पर यूक्रेन के सैनिक पहले से ही झाड़ियों में छिपकर नजर बनाए हुए थे। जैसे ही दुश्मन का हेलीकॉप्टर उनकी रेंज में आया, यूक्रेन के जवान ने उस पर रॉकेट छोड़ दिया और पलक झपकते ही वो रॉकेट हवा को चीरते हुए हेलीकॉप्टर से जा टकराया। रॉकेट के टकराते ही रूसी हेलीकॉप्टर से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते वो हेलीकॉप्टर जमीन पर धराशायी हो गया। यूक्रेन का दावा है कि उसके इस हमले में रूस का हेलीकॉप्टर पूरी तरह बर्बाद हो गया और उसे भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। हालांकि रूसी सेना पर यह हमला यूक्रेन के किस इलाके में किया गया, इसकी जानकारी नहीं दी गई। वहीं पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि आने वाले दिनों में ब्रिटेन और रूस के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है और इसे देखते हुए ब्रिटेन के नए आर्मी चीफ ने अपनी सेना को तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए आगाह किया है। असल में जंग के पहले ही दिन से ब्रिटेन यूक्रेन के साथ खड़ा है और वो यूक्रेन को न सिर्फ आर्थिक मदद दे रहा है बल्कि रूसी सेना से मुकाबले के लिए उसे खतरनाक और घातक हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है। जंग के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 बार यूक्रेन की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच ब्रिटेन के नए सेना प्रमुख जनरल पैट्रिक सैंडर्स ने कहा कि रूस की सेना के साथ कभी भी जंग छिड़ सकती है और इसीलिए ब्रिटेन की सेना को तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब ये कि ब्रिटेन के नए आर्मी चीफ ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में रूस और ब्रिटेन की सीधी जंग तय है। This is our 1937 moment. We're not at war, but we must act rapidly. उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटेन को अपने सहयोगियों की मदद करने के लिए एक ऐसी सेना बनाने की जरूरत है जो रूस को हराने में सक्षम हो। और मतलब ये कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के अलावा जंग का एक और मोर्चा खुल सकता है और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन सैन्य संगठन नेटो का सदस्य है और अगर इस सैन्य संगठन के किसी भी सदस्य देश पर हमला होता है तो उसे नेटो पर हमला माना जाता है, जिसके बाद इस संगठन में शामिल सारे सदस्य देश उस दुश्मन देश के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं। इस वक्त इस सैन्य संगठन में 30 देश शामिल हैं। मतलब ये कि इस संगठन की ताकत के आगे कोई भी अकेला देश टिक नहीं सकता है। इधर तीसरे विश्व युद्ध के बढ़ते खतरे को देखते हुए नेटो ने अपने 3 लाख सैनिकों को हाई अलर्ट पर कर दिया है। नेटो ने यह ऐलान ऐसे समय पर किया है जब रूस ने यूक्रेन पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। इसी वजह से रूस के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए नेटो की एक बेहद अहम बैठक स्पेन में होने वाली है और दावा किया जा रहा है कि इस बैठक में नेटो जंग की सूरत में रूस को मुंहतोड़ जवाब देने की रणनीति तैयार करेगा, क्योंकि यूक्रेन पर रूस के भीषण हमलों से नेटो देशों में भी पुतिन की सेना के हमले का डर सताने लगा है। यही वजह है कि नेटो अब रूस के नजदीक बाल्टिक देशों में भी अपनी ताकत बढ़ाने और अपने रक्षा तंत्र को मजबूत करने में जुट गया, ताकि आने वाले दिनों में अगर रूस किसी भी नेटो देश पर हमला करता है तो उसे हर मोर्चे पर तगड़ा जवाब दिया जा सके। रूस से निपटने के लिए फिनलैंड और स्वीडन भी नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन कर चुके हैं, लेकिन यही बात पुतिन को फूटी आंख नहीं भा रही। रूस इस बात से चिढ़ा है कि उसके लाख मना करने के बाद भी फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो में जाने का फैसला किया है। पश्चिमी मीडिया का यह भी दावा है कि नेटो की स्पेन में होने वाली बैठक में स्वीडन और फिनलैंड पर चर्चा होगी। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी हिस्सा लेंगे। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। केरन सेक्टर में एलओसी के पास घुसपैठियों की मदद के लिए आए 2 लोग फायरिंग में मारे गए। इधर अमरनाथ यात्रा से पहले राजौरी में पुलिस ने 2 आतंकियों की निशानदेही पर जंगल से काफी विस्फोटक बरामद किया। साथ ही इन आतंकियों के एक और साथी की तस्वीर भी जारी की।
इस बीच सरकार ने अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आधार कार्ड या कोई दूसरा सरकारी बायोमेट्रिक दस्तावेज लाना जरूरी कर दिया। कोरोना की वजह से 3 साल बाद आज से बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो गई है। जम्मू से कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो चुका है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपराज्यपाल ने जत्थे को रवाना करने से पहले पूजा अर्चना की। भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के जयकारों के साथ रवाना हुए। श्रद्धालुओं का जत्था शाम तक कश्मीर पहुंचेगा और कल चंदनवाड़ी और बालटाल से होते हुए श्रद्धालु पवित्र गुफा में पहुंचकर बाबा के दर्शन करेंगे। तो जम्मू में बाबा अमरनाथ यात्रा के आधार शिविर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। यहां से गुजरने वाली सभी गाड़ियों की सख्त जांच की जा रही है। मौके पर न्यूज़ 18 संवाददाता पवन शर्मा मौजूद थे। देखिए खास रिपोर्ट। बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है। जम्मू से पहला जत्था रवाना हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार शिविर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और उनमें काफी ज्यादा उत्साह है। तिरंगे लेकर ये श्रद्धालु जहां पर पहुंचे हुए हैं। पिछले 3 साल से यात्रा नहीं हो पाई थी और इस बार यात्रा जो है वो रवाना हो रही है। श्रद्धालुओं का उत्साह आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा उत्साह है और लोग जो है बाबा के जयकारे लगा रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं और दिल्ली से? हम लोग दिल्ली से आए हैं। हमें 2 साल से इस दिन का बहुत इंतजार था। जयकारा शिव शंकर महाराज जी का बोल सच्चे दरबार की जय। आप बाबा के दरबार जा रहे हैं, क्या मनोकामना मांगे? सर मैं राजस्थान से बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट और बालोतरा शहर से आया हुआ हूँ। मैं भोलेनाथ से ये निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी जितने भी श्रद्धालु हैं आना चाहते हैं भोलेनाथ के, तो यहाँ की सरकार, यहाँ की प्रशासन, यहाँ की मीडिया 24 घंटे अपनी सेवा में तैयार है। कोई किसी श्रद्धालु को कोई तरह की तकलीफ नहीं हो रही है। अब तन मन से पधारे और पहला दिन आज यात्रा का देखने को मिल रहा है। 2 बजे से लोग अपने कतारों में लगे, मीडिया वाले सब अपनी सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे आप देखिए तिरंगा लेकर श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर डांस कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं। तो यात्रा को लेकर उत्साह आप देख सकते हैं किस तरह से है कि श्रद्धालु जो हैं वो तिरंगा लेकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और इसी तरह से यात्रा जो है आज पहला जत्था जम्मू से रवाना हो रहा है और कल ये कश्मीर में वहाँ पर बालटाल और चंदनवाड़ी के रास्ते भोले बाबा के दर्शन के लिए निकलेंगे। जम्मू से कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो चुका है। इस खास मौके पर न्यूज़ 18 संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट देखिए। बाबा अमरनाथ की यात्रा का पहला जत्था जम्मू से रवाना हो चुका है। आप देख सकते हैं बसें जो हैं जो आधार शिविर से निकल चुकी हैं। बाबा के पवित्र गुफा के दर्शन के लिए श्रद्धालु काफ़ी संख्या में इस बार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लोग अपनी गाड़ियों में या सरकारी गाड़ियों में यहाँ से रवाना हो रहे हैं। लगभग 3 साल पहले से यात्रा नहीं हुई थी, लेकिन अब की बार अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यात्रा जो है इस बार आ रही है, जहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। और श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने भी पूरी प्रबंध किए हुए हैं सुविधा के, और साथ में सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी यहाँ पर किए गए हैं। आप देख सकते हैं बसें जो हैं वो आधार शिविर से निकल रही हैं। ये लोग आज कश्मीर शाम तक पहुँच जाएंगे और कल 30 जून को बाबा अमरनाथ की यात्रा जो ऑफिशियली तौर पे शुरू होती है पूजा अर्चना के साथ, वो कल चंदनवाड़ी और बालटाल के रास्ते शुरू होगी। शिवसेना ने शिंदे समर्थकों पर कार्रवाई की। शिवसेना ने ठाणे जिले की पार्टी पदाधिकारी मीनाक्षी शिंदे को पार्टी से बाहर कर दिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने एकनाथ शिंदे के समर्थन में रैली निकाली थी। इस बीच महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने नवी मुंबई के पार्टी पार्षदों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उधर एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर आदित्य ठाकरे पर निशाना साधा और उन पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं से बुरा सलूक करने का आरोप लगाया। इधर खबर है कि भारत के पहले 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान के मेगा प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए अमेरिका हाथ पांव मार रहा है। भारत एमका फाइटर जेट बना रहा है। अमेरिका ने उसी जेट का इंजन भारत के साथ मिलकर बनाने की पेशकश की है। इसमें अहम बात यह है कि 2019 में अमेरिका ने भारत से जेट इंजन टेक्नोलॉजी शेयर करने से हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन 3 साल बाद अमेरिका ने यू टर्न लिया और वो जेट इंजन की तकनीक पर भारत के साथ मिलकर काम करने पर राजी हो गया। बताया गया कि जेट इंजन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत के सामने प्रस्ताव रखा है कि वो भारतीय एजेंसियों के साथ मिलकर भारत में ही अपना GE F414 इंजन बनाने के लिए तैयार है। हालांकि अमेरिका की राह इतनी आसान नहीं, क्योंकि 5वीं पीढ़ी के भारतीय जेट एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के इंजन पर साथ काम करने के लिए ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और फ्रांस की एक बड़ी कंपनी पहले से मैदान में, जिनकी सरकारें भी जोर शोर से उनकी दावेदारी ठोक रही हैं।
जबकि अमेरिका ने 3 साल पहले इससे हाथ इसलिए खींच लिए थे क्योंकि वो अपनी एडवांस्ड इंजन तकनीक भारत के साथ साझा नहीं करना चाहता था। लेकिन जब भारत के पहले स्वदेशी और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का इंजन बनाने का इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से निकलता दिखा तो अमेरिका ने अपना फैसला बदला और भारत के साथ डील करने के लिए फिर कोशिश शुरू कर दी। माना जा रहा है कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी यूरोप की इंजन कंपनियों के लिए मैदान छोड़ना नहीं चाहता था, वो भी भारत के एमका जैसे बड़े प्रोजेक्ट की कीमत पर तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने भारत को प्रस्ताव भेज दिया कि वो एमका का इंजन भारत के साथ बनाने के लिए तैयार है।